क्या है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब ये क्या बोलता है, देखो इट इज वन स्टेप अहेड आईसीआर, मींस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ये थोड़ा सा आगे है। इसमें हम क्या करते हैं मालूम है, हम इसमें ईबीआईटी तो लेते हैं, प्लस इसमें और क्या ले लेते हैं, इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, और उसका लोन का रीपेमेंट भी ले लेते हैं। मींस ये उससे और ज्यादा फिल्टर हो गया। कैसे, देखो ध्यान से, सपोज आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 10,000, आपका लोन है 5,000 का, तो 10% इंटरेस्ट इसमें कितना आएगा बताइए, 500 आएगा क्या। अब मेरे को पहला रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, निकाल के बताओ तो कितना आएगा फटाफट से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट 500 रुपीज, कितना आएगा आंसर बोलो, कितना टाइम्स लिखूं, ये कटा, ठीक है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स, तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ठीक है, मेरा आईसीआर कितना हो गया, आईसीआर कितना हो गया 20 टाइम्स। सेकंड रेशियो का नाम बोलो क्या है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, सेकंड है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या करता है, ऊपर तो सेम रहेगा, ईबीआईटी सेम रहेगा, लेकिन हम नीचे इंटरेस्ट के साथ क्या जोड़ देते हैं, उसका लोन का अमाउंट भी जोड़ देंगे, मींस 5,000। अब ये कितना आएगा, लगभग 1 पॉइंट कुछ उसमें आएगा। जैसे कि मैं, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, 10,000 डिवाइडेड बाई 5,500, तो ये आएगा 1.81। समझ में आ रहा है, मींस मेरे पास इतना प्रॉफिट है कि मैं उसका इंटरेस्ट भी दे सकता हूं और उसका प्रिंसिपल भी दे सकता हूं, अभी भी मैं प्लस में हूं अपने प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये और ज्यादा फिल्टर्ड रेशियो माना जाता है। तो ये भी जैसे इसका नेचर है कि ये जितना ज्यादा आईसीआर होगा उतना अच्छा, तो यहां भी वैसे ही है कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा बिजनेस का, वो उसके लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। क्लियर है क्या। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, वापस से बोल रहा हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो कौन सा सोर्स चुनना चाहिए। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में कवर किया हमने क्लास में, डेब्ट सोर्स को डेट चुनना सोर्सेस। चाहिए। अदरवाइज कहां जाना चाहिए आपको, कैपिटल सोर्सेस में। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है भाई, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हायर है तो बेसिक आप, ये बहुत जनरल सा पॉइंट है कि आपको कहां मूव करना चाहिए, कैपिटल सोर्सेस में। टैक्स रेट, अगर इंटरेस्ट देने से आपको टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, और वो बेनिफिट होने से क्या हो रहा है कि आपका ईबीआईटी मैक्सिमाइज हो रहा है, या ऐसा बोलिए कि आपका प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है, तो कहां जाना चाहिए आपको, मींस अगर टैक्स रेट डेट के फेवरेबल है तो आप डेट की तरफ जाइए, अगर वो कैपिटल सोर्सेस के फेवरेबल है तो आपको कैपिटल सोर्स में जाना चाहिए। क्लियर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर डिविडेंड बहुत हायर डिमांड कर रहे हैं, आपके जो शेयर होल्डर हैं आपसे बहुत ज्यादा हायर डिविडेंड डिमांड कर रहे हैं, तो आपको कहां चले जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट में, ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब कोई समझते हो। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जैसे ये कोई कंपनी है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये डिवेंचर इशू कर ले या तो ये शेयर इशू कर ले। इसको चाहिए 1,00,000 रुपए। ठीक है, मान लो डिवेंचर इशू करता है और मान लो शेयर इशू करता है, तो इसको जो डिबेंचर का जो पैसा है 1,00,000 है, उसको कंपनी तक पहुंचाने में सपोज ब्रोकर्स को, कमीशन वाले को, मर्चेंट बैंकर्स को, ठीक है, और बाकी चीजों में खर्चा करने पर सपोज 10,000 खर्चा हो जाता है, तो इसके हाथ में कितना लगेगा, 90,000। यहाँ पे सपोज वही कॉस्ट 7,000 है, तो यहाँ पे हाथ में कितना लगेगा, 93,000। तो ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है 10,000 और यहाँ पे क्या है 7,000, तो हमको फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा जहां पे है वो ऑप्शन चूज करना चाहिए कि जहां पे कम है वो चूज करना चाहिए, बताइए। फ्लोटेशन कॉस्ट हायर अच्छा है कि लोअर अच्छा है, लोअर अच्छा है। ठीक है, तो जो लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें है, जिस ऑप्शन में लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट है, हमको क्या करना चाहिए, उस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्क कंसिडरेशन। अच्छा एक बात बताओ, दोनों सोर्सेस में कौन ज्यादा रिस्की है, डेट सोर्सेस रिस्की है कि इक्विटी सोर्सेस रिस्की है।
विच सोर्स इज मोर रिस्की फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, डेट सोर्सेस और इक्विटी सोर्सेस? सोच के देखो। डेट सोर्सेस, बिकॉज क्या है Debt वहां source. पे कभी भी चांसेस है कि हो सकता है आपका जो लेंडर है वो आपसे कभी भी पैसा मांग ले, और आपके से पैसा मांग लेगा तो हो सकता है आपका जो बिजनेस था वो स्मूथ चल रहा था, तो आपके बिजनेस से जब वो फंड वापस ले लिया जाएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी डिस्टर्ब हो सकता है, फिक्स कैपिटल भी डिस्टर्ब हो सकता है, ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी अगर रिस्क लेना चाहती है तो वो डेट सोर्सेस के साथ जाए, वो कंपनी के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी अगर रिस्क नहीं लेना चाहती, रिस्क एवर्स है आपकी कंपनी, तो कंपनी शुड गो विद इक्विटी सोर्सेस। ठीक है, ऑनर सोर्सेस के साथ जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मैनेजमेंट में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो सोर्सेस फ्लेक्सिबल है हमको उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल का मतलब बताइए। अगर सपोज आप किसी से लोन लेके आए बैंक से, ठीक है, आपने क्या किया, आप लोन लेके आए, उस लोन से आप एक गाड़ी खरीद लिए घर में, लेकिन गाड़ी जैसे ही खरीदे वो बैंक वाला बार बार आपके घर पहुंच जाता है, आपको रोज आके पूछ रहा है आज कहाँ जा रहे हो कार से, ठीक है, कार की स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है उसकी, है ना, इसकी सर्विसिंग कराए कि नहीं कराए, मीन्स क्या कर रहा है वो आपके एसेट पे कंट्रोल कर रहा है। तो डेट का ये नेचर है, डेट का ये नेचर है क्या कि भैया जब आपने डेट दे दिया तो आपका कंट्रोल का राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी के केस में, इक्विटी सोर्सेस के केस में क्या होता है, क्योंकि वो मालिक होता है तो वो कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिजनेस को केवल आप कंट्रोल करें, कंट्रोल आप नहीं शेयर करना चाहते, तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, डेट सोर्सेस के साथ कि इक्विटी सोर्सेस के साथ? बोलिए। क्योंकि इक्विटी। हाँ, कंट्रोल नहीं चाहते तो डेट के साथ जाना है भाई, डेट वाला आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। बैंक वाला आता है कि आपके यहाँ एक बार कार ले लिए तो रोज पूछने क्या करते हो, नहीं आता ना। ठीक है, तो डेट सोर्सेस में क्या होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होते, और जब वोटिंग राइट्स नहीं होते तो कंट्रोल नहीं मिलता उनको बिजनेस का। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी के साथ वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो बिजनेस के हर डिसीजन को आपको वोट करा के डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो इक्विटी सोर्सेस के पास क्या है, वोटिंग राइट्स है। तो अगर कोई बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि मेरे बिजनेस में मेरा ही कंट्रोल रहे, वो चेंज ना हो, वो शेयर ना हो, सो ही शुड गो विद दैट ऑप्शन। बट उसको कोई दिक्कत नहीं है कंट्रोल शेयर करने में, तो ही शुड गो विद इक्विटी ऑप्शन। ठीक है, रेगुलेटरी मार्केट क्या होता है, जैसे कि कैपिटल मार्केट को एक गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका नाम है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सिक्योरिटीज बोर्ड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, कंपनीज को रेगुलेट करता है। अब कंपनीज को रेगुलेट कैसे कर सकता है, उसके शेयर्स पे भी रेगुलेशन कर सकता है, उसके डिबेंचर पे भी रेगुलेशन कर सकता है। तो कंपनी को लगता है कि शेयर्स पे ज्यादा रेगुलेशन है तो डिबेंचर के साथ चले जाए, कंपनी को लगता है कि डिबेंचर में ज्यादा रेगुलेशन है तो शेयर के साथ चले जाए। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि किस पे रेगुलेशन ज्यादा है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट आप सबको मालूम है क्या होता है, वहां पे शेयर्स ट्रेड होते हैं। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट बहुत गिरा हुआ है, मींस अभी स्थिति अच्छी नहीं चली, जैसे कोरोना का टाइम था सारे शेयर्स गिरे हुए थे, तो ऐसे टाइम में क्या होना चाहिए, ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए आपको, शेयर्स इशू नहीं करना चाहिए, आप डेट ऑप्शन के साथ चले जाओ। ठीक है, मतलब रिसेशन या डिप्रेशन का जो टाइम होता है वैसे कर में क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको शेयर्स अच्छा ना हो, डिबेंचर हो तो डिबेंचर के साथ चले जाओ। ठीक है, मींस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर वो फेवरेबल है शेयर्स के लिए तो गो विद शेयर्स, अगर फेवरेबल है डिबेंचर के लिए तो गो विद डिबेंचर। क्लियर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, अदर कंपनीज का मतलब क्या है कि जो आपके आइडेंटिकल कंपनी है, मींस टेलीकॉम में दो, जैसे दो टेलीकॉम कंपनी है, एक एयरटेल है और एक रिलायंस है, तो एयरटेल वाला रिलायंस का स्टडी कर ले कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा है कि इक्विटी ज्यादा है, रिलायंस वाला जो है एयरटेल का स्टडी कर ले। ठीक है, टाटा स्टील है, सेल भी स्टील है, तो वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टडी कर ले। तो जनरली क्या होता है, कंपनीज ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो हमारे जैसे सिमिलर कंपनी है, जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन वैसा ही, जैसे जिसके प्रोडक्ट्स हमारे जैसे हैं, जिसका मार्केट हमारे जैसा है, तो उसके कंपनी के बैलेंस शीट को देख के इन लोग क्या करते हैं, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट था। तो कुल मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय हमको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ। कैश फ्लो पोजीशन ध्यान से सुनना, जिसका मिस भी हो गया अभी ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय मींस क्या डिसाइड करना है बताओ। इसका अगर बाजू में मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना मतलब क्या डिसाइड करना, बताओ कोई। डेब्ट इक्विटी डिसाइडिंग, वेरी गुड, डिसाइडिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, यही डिसाइड करना। तो ये डिसाइड करते समय कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, 14 पॉइंट्स। पहला है कैश फ्लो पोजीशन,
एक एक लाइन में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, आप डेट भी चुन सकते हो, आप इक्विटी भी चुन सकते हो। लेकिन कैश फ्लो पोजीशन खराब है, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, इक्विटी के साथ जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्या बताता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने के लिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है, फटाफट से आंसर करो। ज्यादा होना अच्छा तो है। ज्यादा आपका, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका बहुत अच्छा है तो गो विथ डेट ऑप्शन, अदरवाइज इक्विटी ऑप्शन। ये उसी का भाई है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो इसमें इंटरेस्ट के साथ क्या जाता है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ईएमआई भी जोड़ लो, और एक प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी जोड़ लेते हैं इन लोग। आपको हालांकि इतना टेक्निकल नहीं पढ़ना है। इसके ऊपर जो कवरेज निकाला जाता है, अगर ये कवरेज भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लास्ट क्लास में भी पढ़ लिए थे। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, ब्याज की दर से ज्यादा कमा रहे हो आप, तो आपको कहां जाना चाहिए, डेट में, अदरवाइज इक्विटी में। कॉस्ट ऑफ डेट नहीं बताऊंगा, टैक्स रेट बताओ। टैक्स रेट अगर फेवरेबल है डिविडेंड उसके डेट के, तो डेट के साथ, इक्विटी है तो इक्विटी के साथ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर शेयर होल्डर बहुत ज्यादा हायर डिमांड कर रहे हैं तो आपको डेट के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज इक्विटी के साथ। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, फटाफट से बताओ। फ्लोटेशन कॉस्ट कम अच्छा है कि ज्यादा अच्छा है, कम कम अच्छा है। कम अच्छा है। डेट इज मोर रिस्की और इक्विटी इज मोर रिस्की, डेट सोर्सेज आर मोर रिस्की और इक्विटी डेट सोर्सेज, डेप्थ सर। ठीक है। कंट्रोल, डेब्ट आर मोर रिस्की। which gives control to party, debt sources or equity sources, which sources gives control या which sources shares control, बोलो भाई बोलो। इक्विटी इक्विटी ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बता चुका हूँ, स्टॉक मार्केट बता चुका हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया। चलो ये थोड़ा सा ये वो देख लो, एमसीक्यू देख लो। पहला क्वेश्चन, नेम द कॉन्सेप्ट व्हिच इंक्रीजेस द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर्स विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। क्या बोला, नेम द कॉन्सेप्ट which increases the return of equity share। ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने पे, मींस कुल मिला के क्वेश्चन ऐसे सुनो कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर। और कोई, फाइनेंशियल प्लानिंग तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो नहीं है, अब बचे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और इक्विटी स्ट्रक्चर। बताओ क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन, हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन मींस डेब्ट ज्यादा है इक्विटी कम है, तो क्या होगा, यस सर। डेब्ट ज्यादा है इक्विटी कम है तो क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा कि रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा। नहीं, अरे उधार ज्यादा ले कम लियो, होगा रिस्क। उधार का पैसा ज्यादा लगा है आपके घर में, खुद का पैसा कम है, रिस्क ज्यादा है कि कम है, अब बोलो। कम है रिस्क। है, रिस्क कम है। नहीं कम। अरे उधार की जिंदगी जीना अच्छा है कि खुद के पैसे से जिंदगी जीना अच्छा है, रिस्की कौन सा है। खुद की पैसे से। हाँ तो भाई हायर रिस्क है ना। हायर डेट इक्विटी रेशियो मींस क्या है कि डेट ज्यादा है, बिजनेस में लोन का पैसा ज्यादा लगा है, लोन वापस मांग ले तो बिजनेस तो खत्म हो जाएगा, तो रिस्की है ना। समझ में आया, तो इसको बोलेंगे बेटा हायर डिग्री ऑफ, राइट आंसर कौन सा होगा? सी है, सी, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्की है बिजनेस, ठीक है। डेब्ट ज्यादा है, उसका इक्विटी कम लगा है, खुद का पैसा कम लगा है। अगर सपोज ऐसा समझो ना, इसको ऐसा समझ लो, देखो मान लो कंपनी में 50 लाख लगा है, 40 लाख उधार का है, 10 लाख खुद का है। अब 50 लाख में मशीनरी लिया होगा, दुकान खोला होगा, बहुत सारे ऑपरेशन कर रहा होगा, सपोज ये 40 लाख रुपए देना पड़ा वापस, तो क्या जो 50 लाख में बिजनेस हो रहा था वो 10 लाख में हो जाएगा क्या, यस और नो? नो ना, नॉट पॉसिबल। नो सर। ठीक है, तो भाई ज्यादा पैसा उधार का लगा लोगे तो रिस्क तो है कि कभी भी वो वापस मांग लेगा, कुछ हो गया। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, ये क्या कहलाएगा, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्की है, ठीक है। लोन का पैसा लेकिन इतना भी मत लो कि उसी पे डिपेंडेंट हो जाओ आप। क्लियर, तो ये हायर, इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। आगे देखो, अ कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 लाख, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को क्या बोलते हैं, ईबीआईटी। कितना लिखूं, 10 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है, 10%। टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी कितना है, 50 लाख। ठीक है,
मतलब इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के बताओ तो आरओआई कितना है। 10 लाख कमाया, कितने रुपए लगा के? 50 लाख। तो कितना परसेंट लिखूं यहाँ पे, बोलो। मेरे को मालूम है, आपको सीखना है। बताओ आरओआई कितना आएगा। 10/50। 0.2। 0.2 आएगा। और 100, अब बोलो, परसेंट निकालना है ना। 20%। ठीक है। तो हमको हमारे बिजनेस में 20% का नफा होता है, मतलब फायदा होता है 20% का। हम 50 लाख रुपए लगाते हैं साल भर में, उसके बदले कितना कमा लेते हैं? 10 लाख रुपए, मीन 20% की अर्निंग है। अब देखो 20% की अर्निंग है और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। मतलब अर्निंग रेट है 20%। 20% सॉरी, और इंटरेस्ट 10%। रेट है 10%। अब बताओ ऐसे ऑप्शन में हमने क्या रूल पढ़ा था? हमको डेट लेना चाहिए ज्यादा कि इक्विटी लेना चाहिए? सोच के बताओ, थोड़ा सा टाइम ले लो, 30 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन इंटरेस्ट रेट। देन व्हाट वी डू इन दिस केस रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, हमको क्या करना चाहिए भाई? कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या ज्यादा लेना चाहिए, डेट की इक्विटी? डेप्ट लेना चाहिए। डेट लेना चाहिए, डेट इज राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो। एडवाइस वेदर कंपनी, एडवाइस कंपनी whenever it should include debt or equity raised capital, तो क्या चुनूं? बता दो, यही गोला मार देता हूं, डेट की इक्विटी? डेट। और रीजन क्या है? ये है रीजन, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन इंटरेस्ट रेट। ठीक है। नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? कॉन्सेप्ट का नाम बोलो। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो भैया 2 दिन से? ट्रेडिंग ऑन कैपिटल इक्विटी। स्ट्रक्चर। हट, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विल द कंपनी डिसीजन टू रेज फंड फ्रॉम डेब्ट और इक्विटी विल चेंज इफ कंपनी सीबीआईटी बिकम्स 4 लाख? बोलता है अगर 4 लाख हो जाए तो क्या होगा? तो 4 लाख हो जाएगा तो क्या होगा? 4 लाख कमाया, कितने पे कमाया? 50 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो, तो कितना परसेंट आएगा? 4/50। कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो। 8%। 8%। अब बताओ, 8% इसका है आरओआई, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो बताओ खुद का पैसा लगाना चाहिए कि कर्जे का पैसा लगाना चाहिए? मींस इक्विटी लगाना चाहिए खुद कि का। डेट लगाना चाहिए? खुद का। ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है कि इफ कंपनीज ईबीआईटी बिकम्स 4 लाख देन वी शुड गो विद इक्विटी ऑप्शन बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज हायर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और फॉर्मूला लगा के, आंसर लगा के दिखा दो उसको, बन गया आपको क्वेश्चन ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? 2 टाइप के सोर्स पढ़े, डेट कैपिटल होता है और इक्विटी इक्विटी होता है। ठीक है। या ऑनर्स फंड या बोरोवर्स फंड भी बोलते हैं। इसको डिसाइड करना कि ये कौन कौन से रेशियो में रहेगा, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी किस पे डिपेंड करता है? तो सीधा सीधा तो इसका एक आंसर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो आरओआई, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हायर है, ये हायर का साइन है, बड़ा है, किससे? इंटरेस्ट रेट से, तो किसके साथ जाना चाहिए? डेब्ट के साथ जाना चाहिए। फॉर्मूला याद कर लो भैया। और अगर लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोअर है, मींस किससे? इंटरेस्ट रेट से, तो किसके साथ जाना चाहिए? इक्विटी के साथ जाना चाहिए। ठीक है। ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी यही खत्म हो जाता है। लेकिन इसको डिसाइड करते समय 14 पॉइंट्स और याद रखने हैं। वो 14 पॉइंट्स क्या क्या है हमने आज कवर किया है। तो उसमें था, क्या था? कैश फ्लो पोजीशन था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, कॉस्ट ऑफ डेट था, रिस्क था, कैपिटल मार्केट कंडीशंस थे, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, फ्लोटेशन कॉस्ट था, कंट्रोल था। तो इतने सारे पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय। क्लियर? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब नया आपका कॉन्सेप्ट आता है क्या? फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। बताओ तो थोड़ा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में तो पढ़े होगे। फिक्स्ड कैपिटल मतलब होता है जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, और वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन में जो हेल्प करता है, जैसे गुड्स वगैरह हो गया हमारा। और कोई? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है?
चलो इसको छोटे से एग्जांपल से अपन वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर। ये आपका बिजनेस है, सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या है, सबसे पहले एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ध्यान से सुनो, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग बनाने का खर्चा है 10 लाख रुपए। अरे कौन हल्ला कर रहा है, म्यूट करो यार। देखो हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस के लिए हमको एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग बनाने का खर्चा है 10 लाख रुपए। मींस बिल्डिंग में एक बार पैसा लगा दिया तो 10 से 15 साल तक फुर्सत, ये पैसा वापस नहीं आएगा। ओके ठीक है, ठीक है। अब बिल्डिंग में तो ऐसे बैठूंगा नहीं, यहाँ पे फर्नीचर लगवाऊंगा, यस और नो। फर्नीचर बनाने का खर्चा है 5 लाख रुपए, ठीक। सेकंड, चलो ज्यादा एसेट नहीं रखते, इतना ही रखते हैं। मींस हमको कितना खर्चा चाहिए, 15 लाख रुपए। अब 15 एक बात बताओ, ये बिल्डिंग और फर्नीचर मैं यूज के लिए खरीद रहा हूँ कि वापस बेचने के लिए खरीद रहा हूँ? अपना यूज करूंगा ना। ये यूज करते हुए जो यहाँ पे पीछे मेरा सामान लगाऊंगा मैं रेक में, ये जो रेक रहेगा इसमें सामान लगाऊंगा, उसको बेचूंगा, ठीक है। तो 15 लाख रुपए तो मेरा खर्चा होना ही है और लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा होना है, इसको मैं यूज करूंगा। अब सुनो, खाली दुकान में तो कुछ बेच नहीं सकते ना, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, गुड्स लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? सामान लाना पड़ेगा। मान लो Yes, मेडिकल sir. की शॉप Yes, है sir. तो दवाई लेके आओगे, कपड़े की शॉप है तो कपड़ा लेके आओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो टीवी भी लेके आओगे। जिस नेचर का आपका शॉप है आप उस हिसाब से गुड्स डिसाइड करोगे। एक बात बताओ, ये गुड्स जो है वो 10-15 साल के लिए रखने के लिए ला रहे हो कि 2-3 महीने में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में बेचने के लिए ला रहे हो? 10-15 साल के लिए रखने है, गुड्स को 10-15 साल के रखने के लिए ला रहे हो? नो सर, बेचने के बेचने के नहीं, लिए ला गुड्स रहे हो तो ना, मीन बेचने शॉर्ट के टर्म के लिए लिए। इनिशियल तो कर इस गुड्स में जो आपका पैसा खर्चा होगा, इस गुड्स में जो आपका पैसा जाम हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, फंस जाएगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए फंसेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए फंसेगा? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए। मींस हमको क्या है, कुल मिला के हमको 2 चीज डिसाइड करनी है। सपोज ये गुड्स की कीमत है 3 लाख रुपए, ठीक है। ये गुड्स की कीमत है 3 लाख, तो हमको कितना चाहिए, 15 लाख रुपए तो इधर हो गया था। 10 लाख बिल्डिंग का, 5 लाख फर्नीचर का, और 3 लाख रुपए किस चीज के लिए चाहिए, गुड्स के लिए चाहिए। तो ये 15 लाख तो भैया तुरंत आने वाला नहीं है, ये तो खर्चा है, ठीक है। इससे मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, फर्नीचर लगाऊंगा और 15 साल 20 साल इसको यूज करूंगा। लेकिन ये जो 3 लाख रुपए मुझे चाहिए ना गुड्स के लिए, ये तो क्या है, 3 लाख रुपए का सामान लेके आऊंगा, 2-3 महीने अच्छे से काम करूंगा, इसको हो सकता है 4-4.5 लाख में बेच दूं। तो ये जो 3 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है वो यार मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि शॉर्ट टर्म के लिए है। मींस अगर मेरा कोई दोस्त मुझे 2-3 महीने के लिए उधार देने के लिए मिल जाए, ये बोलता है कि यार 3 महीने बाद लौटा देना, तो मैं उस दोस्त से मांग सकता हूँ क्या ये 3 लाख रुपए? मैं शॉर्ट टर्म के लिए जो सोर्सेस है फाइनेंस के वो चुन सकता हूँ क्या, किसके लिए, गुड्स के लिए? हाँ चुन Yes, सकता हूँ। sir. क्यों? क्योंकि सामान Yes, बेच दूंगा फिर लौटा दूंगा। लेकिन ये 15 लाख रुपए मुझे उस जगह से अरेंज करने चाहिए जो मुझसे 15 साल 20 साल ये वापस नहीं मांगे। क्योंकि अगर इसको मेरे से कोई 3 महीने बाद मांगा, बोले यार मेरा 15 लाख वापस कर, तो वापस से बिल्डिंग और ये थोड़ी बेच दूंगा, और बेच दूंगा तो बिजनेस कैसे करूंगा? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, कि ये जो 15 लाख मेरे Yes, फंस sir. गए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं फंसे हैं। तो मुझे पैसा ऐसा अरेंज करना है कि जो मुझसे 15 साल 20 साल पैसा वापस मत मांगे, ठीक है। मींस लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसी को हम ऐसा बोल देते हैं कि जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखो सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका सोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो रिस्की ना हो, जो हमको कम टाइम में पैसे मत मांगे। मींस उसका सोर्स भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इसलिए फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जनरली क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर से जो पैसा आता है वो खरीदा जाता है, या डिवेंचर से जो है वो खरीदा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको सामान खरीदना है, गुड्स खरीदना है, अपने क्रेडिटर को पैसा देना, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन ले लो, ओवरड्राफ्ट ले लो, ट्रेड क्रेडिट ले लो, छोटे छोटे जो सोर्स है, शॉर्ट टर्म के जो सोर्सेस है। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे, अब देखो टोटल, मुझे टोटल पैसे की कितनी जरूरत थी, 18 लाख, यस और नो? 10, 5 और 3, 3 का गुड्स। यस सर। अब 18 में मैं 2 हिस्से में बांट देता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए कितना चाहिए 15, और शॉर्ट टर्म के लिए कितना चाहिए 3। तो इसको बोलते हैं क्या, वो कैपिटल, वो पैसा जो मेरा फिक्स हो गया 15 साल 20 साल के लिए, इसी का नाम हमने दे दिया क्या, फिक्स्ड कैपिटल। इसी को क्या नाम दे दिया, फिक्स्ड कैपिटल। वो कैपिटल जो फ्रीज हो गया, फिक्स हो गया, क्लियर है? इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते कि फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स में लग गया, इसका मीनिंग ऐसा भी है कि जो फिक्स हो गया 10 साल 15 साल के लिए। और वर्किंग कैपिटल मींस वो कैपिटल जो रोटेट हो रहा है,
3 लाख रुपए क्या था, रोटेट होगा, आज पैसा लगा दूंगा, 3 महीने में सामान बेच दूंगा, फिर से वो पैसा आ जाएगा, फिर उधारी लूंगा, फिर दूंगा, मतलब वो क्या हो रहा है, रोटेशन में चल रहा है, फ्लो हो रहा है उसका। तो इसी को क्या बोल देते हैं, वर्किंग है, काम कर रहा है, ये फिक्स नेचर का नहीं है, वर्किंग नेचर का है। ये कौन से नेचर का है, फिक्स नेचर का है। तो किसी भी बिजनेस में कितने टाइप के कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप के पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप के फंड की रिक्वायरमेंट है, बताओ। 2 टाइप के। कौन कौन सा कैपिटल चाहिए आपको, फिक्स कैपिटल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, वर्किंग। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? अब सुनना ध्यान से। अब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। चलो, वर्किंग कैपिटल किसके लिए लेते हैं, वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए आपको, गुड्स क्योंकि वो बिजनेस Goods ऑपरेशन and में हेल्प establish- या ऐसा बोल देता हूँ डे टू डे ऑपरेशन के लिए। डे टू डे ऑपरेशन में सारी चीज कवर हो गया, गुड्स हो गया, वेजेस हो गया, छोटे मोटे खर्चे कवर हो गए, सारे कवर हो गए, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशन, या इसी को और बोल देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, टू रन बिजनेस, ठीक है। अब 1-2 एग्जांपल ले लो। अब ये वर्किंग कैपिटल कैसे डिसाइड होगा, कहां वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, कहां कम चाहिए, तो पहला देख लो, नेचर ऑफ बिजनेस। एक है पान का ठेला है, इसके पास भी तो भैया सामान लेके आता है ना, पान वान लेके आएगा, मसाला वसाला लेके आएगा, ऐसे पाउच वाउच लेके आएगा, ये भी बेचेगा, तो इसके लिए गुड्स है। एक है डायमंड का बिजनेस, तो डायमंड वाला क्या करेगा, डायमंड खरीद के लाएगा, अपने दुकान में लगाएगा, ये बेचेगा। तो वर्किंग कैपिटल कहाँ ज्यादा चाहिए, यहाँ की यहाँ, डायमंड बिजनेस में कि ये जो पान ठेला वहां, पान वाले पान वाले के पास। कोई नालायक बोला वर्किंग पान वाले कैपिटल के ज्यादा पास कहाँ चाहिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा, डायमंड बिजनेस में ना, क्योंकि डायमंड वाला से इसका गुड्स आता है महंगा, ठीक है। तो सर। भले दुकान का साइज सेम हो, इतना ही दुकान में पान ठेला, इतने दुकान में डायमंड का बिजनेस है, लेकिन क्योंकि नेचर ऑफ गुड्स चेंज है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहां पे ज्यादा होगी, जो एक्सपेंसिव नेचर का बिजनेस होगा, जहां पे गुड्स की कॉस्ट ज्यादा है। समझ में आया? अब फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। मैं आपको बस एक ब्रीफ दे रहा हूं क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। एक ऐसा है जिसको स्टील का बिजनेस करना है, मतलब स्टील प्रोड्यूस करना है। स्टील प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कारखाना बनाना पड़ेगा, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। एक ऐसा बिजनेसमैन है जो सिर्फ स्टील को खरीद के लाता है और बेच देता है, मींस इसका काम है ट्रेडिंग का, इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैं फिक्स कैपिटल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो फिक्स हो गया एसेट्स में। तो फिक्स कैपिटल यहां ज्यादा लगेगा कि यहां ज्यादा लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज्यादा लगेगा कि ट्रेडिंग के बिजनेस में ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग में Manufacturing। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, Manufacturing बड़ा में। एरिया चाहिए, बड़ी मशीनें चाहिए, बड़ा आपको क्या चाहिए वहां पे, मशीनरीज चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जैसा नेचर होगा उसके हिसाब से क्या डिपेंड करता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बेसिकली तुमको ये बताना था कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वो पैसा जो कि फिक्स चीजों में फंस गया है लॉन्ग टर्म के लिए, इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। जो रोटेट होते रहता है शॉर्ट टर्म के लिए है, साल भर, 6 महीने, 3 महीने आप उसको रियलाइज करके वापस से कैश में कन्वर्ट कर लोगे, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल के लिए सोर्स कौन सा चुनना है, जो लंबे समय के लिए मिले। जो शॉर्ट टर्म में मांग लेगा तो इसको थोड़ी बेच दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 20 करोड़ चाहिए, मैं 20 करोड़ 3 महीने के लिए आया, 3 महीने बाद वो वापस मांगने लगेगा, तो थोड़ी स्ट्रक्चर को वापस बेच दूंगा कंपनी को, थोड़ी फैक्ट्री को मैं बेच दूंगा। क्लियर है? तो हम इसके सोर्स कैसे चुनने चाहिए, लॉन्ग टर्म। वर्किंग कैपिटल के सोर्स क्या होने चाहिए, शॉर्ट टर्म। अब थोड़ा सा रीड कर लो, फिर क्लास कर देता हूं मैं खत्म। देखो, फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ कैपिटल्स टू लॉन्ग टर्म एसेट। कहां लगेगा ये फिक्स कैपिटल, कहां लगेगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स आर प्रोजेक्ट्स। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, कैपिटल बस्टिंग। ये हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ये क्या करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इस ये फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल बस्टिंग पे, ठीक है। क्या बोलता था, लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हमारा जो बिल्डिंग है, हमारा जो मशीनरी है, हमारा जो फर्नीचर है, वो हमको 1 साल के लिए नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक रहेंगे, हमको बेनिफिट देते रहेगा धीरे धीरे। इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। हमने अभी पढ़ा, फैक्ट्री का एग्जांपल देखा। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंक्लूड परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर इन एडवर्टाइजमेंट, फलाना फलाना। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा मैं वर्किंग कैपिटल पढ़ा रहा हूं, अभी इसको फैक्टर्स फैक्टिंग टू हम कल कवर करेंगे। वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं देखना है ना। ये देख लो,
एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल, जो मटेरियल में पैसा लग गया। वर्क इन प्रोग्रेस, जो सामान आधा बना हुआ है। गुड्स, मैंने बोला ना कि जो गुड्स में पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है? वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। करंट एसेट्स, डेटर, ये भी है क्योंकि ये सब इसी में कन्वर्ट होते हैं। कभी गुड्स जो है वो डेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डेटर फिर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कैश जो है वो सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो सकती है, वो बिल्स में कन्वर्ट हो सकती है। यस और नो? नहीं मालूम क्या है साइकिल तुम लोग को? देखो ध्यान से, पता है। मान लो आप स्टॉक खरीद के लाए, ठीक है। स्टॉक को प्रोसेस किए तो ये रॉ स्टॉक हो गया। आधा बना है तो ये WIP हो जाएगा। पूरा बना है तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक को बेच दोगे तो मान लो उधार में बेचे तो क्या हो जाएगा? ये डेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर को रियलाइज करोगे तो हो सकता है वो बिल्स दे दे, बिल्स रिसीवेबल तुमको दे दे, फिर ये क्या हो जाएगा? ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कैश से क्या खरीदो? रॉ मटेरियल। तो इसलिए सारे के सारे फैक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं? करंट एसेट्स। और सारा का सारा क्या डिसाइड करता है? वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसलिए ये सारे आइटम्स को यहाँ पे लिखा गया है।